हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 फॉर मैग्नेटिक फोर्सेस। और आज इस लेक्चर में हम लोग लास्ट लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये भी देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं मैग्नेटिक फोर्स पे। अभी तक हमने सिर्फ मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ा है, मतलब मूविंग चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में। डिफरेंट डिफरेंट केसेस जरूर पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा कुछ बाकी है इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले तो। अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स with velocity 4 into 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड enters a region of uniform magnetic field of 0.3 Tesla at an angle of 60 degree to the direction of magnetic field. To the direction of magnetic field. Find the radius and pitch of helical path. ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो प्रोटॉन्स की बीम है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल तो पता चल गया हमें कौन है, क्यू। चार्ज कौन है, प्रोटॉन। वेलोसिटी अपने को प्रोवाइडेड है विच इज 4 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो गिवन विच इज 0.3 टेस्ला, और यहाँ पे एंगल भी दिया है बी और वी के बीच में, ठीक है, 60 डिग्री। तो अभी इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड, एक तो रेडियस फाइंड आउट करना। तो रेडियस का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया आपको, हेलिकल मोशन में एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे। मास कितना होता है प्रोटॉन का, 1.67 10 की पावर, केजी में लिखेंगे ना हम लोग, इंटू 10 की पावर -27। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह नहीं करूँगा, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना। वेलोसिटी इज गिवन विच इज 4 इंटू 10 की पावर 5 इंटू साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 अपॉन क्यू। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन लिखना होगा यहाँ पे, तो वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज 0.3, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, सो विल गेट द आंसर 1.2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, बट सेल्फ सॉल्व कर लेना इसे, ठीक है। तो ये रेडियस हो गया हमारा। अभी हमें पिच निकालनी है, सो वी हैव ऑल्सो टू फाइंड पिच। सो पिच का भी फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है फॉर्मूला, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। सो v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड क्या होता है, 2πm अपॉन क्यू बी, ओके। तो यहाँ से सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है सिर्फ, ओके। आपको सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा cos 60 की, ठीक है, cos 60 की विच इज़ 1/2। बाकी सारी वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर बता दे रहा हूँ, 4.37 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। सो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन जिसको हमने अभी सॉल्व किया है। ऑब्वियसली वेरी इजी क्वेश्चन विच इज ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो अभी आपके साथ ऐसे ही एक और क्वेश्चन आ सकता है, आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी में। मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ही दूँ आपको, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द रेडियस
of proton, electron and न्यूट्रॉन। तो 3 पार्टिकल ले लेते हैं हम लोग, एक तो प्रोटॉन ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और एक न्यूट्रॉन ले रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन ले रहे हैं। हैविंग सेम वेलोसिटी एंड enters the magnetic field perpendicularly। ठीक है, परपेंडिकुलरली। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ समझ में आ गई है, परपेंडिकुलर अगर एंटर हो रहे हैं तो सर्कुलर मोशन करेंगे, है ना, सर्कुलर मोशन करेंगे। और हमारे पास 3 पार्टिकल है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो ये 3 पार्टिकल का हमें रेडियस कंपेयर करना है। वी नो आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी होता है। यहाँ पे हमें v सेम दे रखा है, b सेम दे रखा है। ठीक है, और m और q जो होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोटॉन का निकाल लें। तो यहाँ पे हम रखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज कितना होता है, चार्ज होता है E के बराबर। ठीक है, ये रेडियस ऑफ प्रोटॉन, मतलब हम v और b रख ही नहीं रहे हैं, बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं ना, इसीलिए बस इतना लिख रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या लिखोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन ई। ठीक है, और ड्यूट्रॉन के लिए आप क्या लिखोगे, ड्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटीरियम। ठीक है, तो ड्यूटीरियम का न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे लिए आ जाएगा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन इसका चार्ज रख देते हैं यहाँ पर, और चार्ज होता है ई, न्यूट्रॉन के। ठीक है, अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करें तो इसको और इसको आप कंपैरिजन करिए, तो इन दोनों में तो न्यूट्रॉन का रेडियस ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम इसलिए होगा क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है। तो अगर मैं रेडियस न्यूट्रॉन के लिए बात करूँ तो सबसे ज़्यादा होगा, और उसके बाद प्रोटॉन का होगा, और सबसे आखिरी में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का रेडियस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आ चुकी होगी और इसमें कोई डाउट नहीं होगी। चलिए हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखिए, इस तरीके की प्रॉब्लम अभी जो मैंने डिस्कस करी है, इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है पेपर का। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A charge of 4 microcoulomb enters in a region of uniform magnetic field with a velocity of 4 I cap plus 7 j cap meter per second, experiences a force of 5 I cap minus x j cap Newton. Find the value of x. ठीक है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, ठीक है, तो वी नो मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ओके, सो यहाँ से हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको जीरो कर देंगे। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आंसर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इज 5 I कैप माइनस एक्स जे कैप। ओके, और डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम वेलोसिटी के साथ, तो विच इज 4 I कैप प्लस
7j कैप, ठीक है। इसको हम 0 कर देते हैं। अब 5 4 20 माइनस x और 7 7x इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा 7x इज इक्वल्स टू 20 means x is equals to 20/7. So this will be our final answer. ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगी। अच्छा, पता है इसी क्वेश्चन में अगर एक्सेलरेशन दिया होता है यहाँ पे, ये चीज फोर्स ना देके एक्सेलरेशन दे देता तो भी सेम काम करते हम लोग, क्योंकि क्योंकि एक्चुअली में एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में होता है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट हम 0 कर देते हैं। हाँ, उस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स में। बात समझ में आ गई आपको? आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं आ रही होगी आपको। ओके, वेरी गुड। अगर कोई डाउट होगी ना तो फिर मुझसे पूछ लेना आप कमेंट सेक्शन में, तो फिर मैं वहां पर आपको इसका आंसर दे दूंगा। नाउ वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक, दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन। देखिए, मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है इस तरीके से, और ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, ठीक है। और मानिए कि यहाँ पे देखिए, मैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक क्यू चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव क्यू चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से एंटर करा दिया, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन आप किधर निकालेंगे? इस साइड निकालेंगे, ठीक है। तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा? मोशन इसका ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा। एक चीज आप याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। अच्छा, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कहीं पे भी, मैं यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ आपको एक पॉइंट। इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन स्पीड चेंज नहीं होती है। स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल विल नॉट चेंज, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कोई काम नहीं करता, यू नो दैट ना। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है, ठीक। चलिए, तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन फिर से दिखा रहा हूँ, आप ये बस याद रखेंगे स्पीड चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम लोग ले लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन, सबसे पहला केस, वापस से उसी को ड्रॉ करते हैं। ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, यहाँ पे इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, और एक पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करता है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो वो ऐसे घूम के ऐसे जाके ऐसे निकल आएगा, v ही वेलोसिटी से निकल आएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना हो गया, मतलब वो कितना एंगल घूम गया, सो डिफ्लेक्शन इज 180 डिग्री, इसको पाई रेडियन बोल सकते हैं, ठीक है। एकदम एग्जैक्टली सेम ही सर्कुलर मोशन इसने ऐसे कर दिया, अगर वो ऐसे एंटर करता तो, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अच्छा, डिफ्लेक्शन इतना, अच्छा यहाँ से अगर पूछ लिया जाए, एक चीज और पूछ ली जाए इसी में, ए पार्ट बी पार्ट, टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन, मतलब कितना टाइम स्पेंड किया है चार्ज पार्टिकल ने, ये पूरा हाफ सर्कल घूमने में कितना टाइम लगा है मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो दैट टाइम विल बी, कैसे निकालेंगे हम लोग इसको? हम लोग निकालेंगे थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी से, ठीक है। क्योंकि देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट सर्कुलर मोशन में हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, ठीक है। तो हमने थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी लगा दिया। तो थीटा तो कितना है? पाई है। ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम। तो यहाँ से टाइम कितना इसने स्पेंड किया है, पाई से पाई कट जाएगा, 1/2f, ठीक है। बात समझिए। और 1/2f को क्या लिख सकते हैं? f को हमने अभी लिखा है आज
फ्रीक्वेंसी शायद लास्ट लेक्चर में मैंने बातें की थी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो क्या आया था 2πm/QB, आई थिंक यही आया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा QB/4πm, इतना टाइम लग गया उसको, बात समझ में आया आपको? अच्छा मान लीजिए सेकेंड वाले केस में हम लोग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ले लेते, सेम मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, और बस यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जो हमने पॉजिटिव लिया है उसकी जगह हम नेगेटिव -Q चार्ज पार्टिकल ले लें और यही v वेलोसिटी से एंटर करा दें, तो आपकी क्या होगा, आपकी क्या होगा भाई, आपकी देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स बदल जाएगा। जो डायरेक्शन पहले ऊपर लग रहा था अब वो ऊपर ना लग के नीचे लगेगा, ठीक है। नीचे लगेगा तो ये इस प्रकार से एक सर्कुलर मोशन करके ऐसे v वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। बाकी सारी चीजें सेम होंगी, बस डायरेक्शन बदल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, और पहले वाले केस में ऐसे ऐसे घूम रहा था, समझ में आया? तो ये दोनों अंतर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। अच्छा एक चीज और, जो राइट हैंड थंब रूल हम यूज करते हैं उससे हम पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन निकालते हैं। नेगेटिव चार्ज है तो जो आपने पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन निकाली ना उसी को उल्टा कर देना, इस चीज को याद रखना आप अच्छे से, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं थर्ड केस पर, और यहाँ पे डिस्कस करते हैं थर्ड केस। देखिए थर्ड केस में हम ऐसे पॉजिटिव चार्ज को एंटर करा रहे हैं, हमारे पास एक +Q चार्ज पार्टिकल है जिसको हम ऐसे ऐसे एंटर करा रहे हैं, ये थीटा एंगल पर वर्टिकल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऐसे ये सर्कुलर मोशन कैसे करेगा, ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा, ऐसे v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है तो v वेलोसिटी से निकल भी जाएगा, ठीक है। थीटा, तो ये एंगल अगर थीटा है ना तो हाँ इसका सेंटर जो होगा ना वो यहाँ पे कहीं होगा, क्योंकि इस पर फोर्स कुछ ऐसे लगेगा, ऐसे करके इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसके सेंटर को यहाँ पे बोल देते हैं ओ, ये हो जाएगा इसका रेडियस। देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो होगा हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा, तो ये एंगल आ जाएगा 2 थीटा, ठीक है। आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए कैसे कैसे निकाल सकते हैं। एक तो ये वाला एंगल हमें थीटा मालूम है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला भी एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल 2 थीटा हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। एक दूसरा तरीका ये है कि देखिए चार्ज पार्टिकल जो है थीटा पे एंटर करता है, ठीक है। यहाँ पे जब पहुंचा होगा यहाँ पे, तो वो थीटा थीटा ऑलरेडी टर्न कर चुका होगा, है ना। थीटा पे एंटर करता है ऐसे करके, जब ऐसे घूमा तो इतना तो एंगल कवर कर गया ना, ये एंगल थीटा रहा होगा, ये एंगल ये कवर कर चुका है ऑलरेडी। फिर यहां से जब ये यहां गया तो इसने और थीटा कवर कर लिया, तो बेसिकली 2 थीटा घूमा है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 2 थीटा, ठीक है। और अगर टाइम स्पेंड निकालना होगा तो टाइम स्पेंड हम लोग कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ लगाएंगे 2 थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। तो टाइम कितना स्पेंड किया इसने, 2 थीटा अपॉन ओमेगा, ओमेगा आप निकाल लीजिएगा, ये हमारा इसके लिए आंसर हो जाएगा। Hello everyone, this is lecture number 3 of magnetic force. आज इस लेक्चर में we will take some special case of deflection, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिफ्लेक्शन की बात की थी। यहाँ पे हम कुछ स्पेशल केसेस लेंगे डिफ्लेक्शन की। चलिए अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए पहला पॉइंट जो है हमारा वो इस तरीके से है कि ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, बाउंडेड मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, मतलब अनलिमिटेड नहीं है, इधर कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर विड्थ है मैग्नेटिक फील्ड रीजन की, जैसे अभी मैं बताता हूँ। देखिए जैसे मैं इसकी विड्थ को d बोल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक पॉजिटिव Q चार्ज पार्टिकल को एंटर कराते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से v वेलोसिटी से। तो जो रेडियस निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, mv/qb, इतना रेडियस निकल के आएगा। अब देखिए ये रेडियस
दो केस हो सकते हैं यहाँ से, या तो डी से ज़्यादा हो सकता है या डी से कम हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है, बराबर वाली की बात नहीं कर रहे, एक बार तो ज़्यादा हो सकता है और एक बार कम हो सकता है। अगर मान लीजिए जो रेडियस है वो डी से कम है, मतलब डी बड़ा है, तो क्या होगा, तो उस केस में ये वाला पार्टिकल, मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, ये वाला पार्टिकल ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये जो रेडियस है ना ये डी से छोटा है। तो रेडियस छोटा है तो यहाँ पे इस केस में डिफ्लैक्शन कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें डिफ्लैक्शन की, तो डिफ्लैक्शन कितना हो जाएगा इस केस में, हो जाएगा पाई या 180 डिग्री, जो हम ऑलरेडी केस डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसकी, मान लीजिए रेडियस बड़ा हो जाए किससे, डी से, तो फिर क्या होगा, क्या डिफ्लैक्शन 180 डिग्री होगा, जी नहीं, डिफ्लैक्शन विल नॉट बी 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या होगा उस केस में, चलिए हम बातें कर ही लेते हैं। हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन बना लिया इस तरीके से, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है, ऐसे कर। अब एक्चुअली में क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से एंटर करता है, ठीक है, तो एक्चुअली में वो ऐसे जाता है ऐसे करके, एक्चुअली में बड़ा सर्कल ड्रॉ करता, तो बड़ा सर्कल यहाँ पे उसको निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के बाद मैग्नेटिक फील्ड रीजन नहीं है, तो ये है डी, ठीक है, एक्चुअली में ये कहीं यह इतने बड़े रेडियस का होता, ये आर, ओके, और ये यहीं पे निकल आया, इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये एक सर्कुलर आर्क बनी है यहाँ पे, ओके, बात समझ रहे हैं आप, ये डी है, ये एक सर्कुलर आर्क बनी है, ये भी हमारा क्या है, आर है, ठीक है। हमें यहाँ पे बताना है कि डिफ्लैक्शन कितना हुआ है, एक्चुअली में हमें क्या बताना है, डिफ्लैक्शन कितना हुआ है, तो डिफ्लैक्शन तो बेसिकली कितना हुआ है, ये एंगल हुआ है, ये पहले ऐसे था अब ऐसे, ये वाला एंगल है, ओके, तो ये लेट इट बी थीटा, ठीक है, हम इसको थीटा बोल देते हैं, तो थीटा डिफ्लैक्शन हुआ है ना। अब यही थीटा हमें कैलकुलेट करना है, आपको समझ में आई इतनी चीज़, ये हमें क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते थे। अब ये जो येलो वाली लाइन है ये मैं ऐसे एक्सटेंड करूँगा तो ये एक्चुअली इस टेंजेंट पे कितना एंगल बनाएगी, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है, तो ये 90 है और ये थीटा है, ठीक है, तो हमारा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री, ये थीटा है ना, तो हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना ये वाला एंगल, तो हमारा ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब आप ऐसे देख लो, ये वाला एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, थीटा, ये भी एंगल थीटा आ गया, ओके। तो डिफ्लैक्शन यहाँ पे कितना हुआ है, थीटा, डिफ्लैक्शन तो हमने ऑलरेडी मान लिया थीटा, अभी वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल थीटा। अब देखिए आप ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस डी है, ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की, आपकी ये जो आपके सामने ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब ये वाली डिस्टेंस तो डी मालूम चल गई, कोई दिक्कत नहीं, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये तो डिस्टेंस आर है ना। तो हम यहाँ से हम लोग कौन सा एंगल निकालें, साइन थीटा, साइन थीटा अगर इस ट्रायंगल में मैं निकालूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो परपेंडिकुलर इज डी एंड हाइपोटेन्यूस इज, तो थीटा जो हो जाएगा दैट शुड बी साइन इनवर्स डी बाई आर, ओके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डिफ्लैक्शन की, तो हमें कितना डिफ्लैक्शन मिल गया है इस केस में, साइन इनवर्स डी बाई आर। तो आपको याद क्या रखना है, देखिए अगर ये वाला केस है, मतलब डी ज़्यादा है और आर कम है, तो डिफ्लैक्शन इस केस में कितना हो जाएगा, पाई या 180 डिग्री। लेकिन अगर केस ये वाला है कि डी छोटा, आर बड़ा है और डी छोटा है, तो यहाँ पे जो डिफ्लैक्शन आएगा, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा दैट शुड बी
साइन इनवर्स डी बाई आर। डी क्या है? विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रीजन, यहाँ पे आप डी वी लिख सकते हो, विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ओके, तो ये चीज़ हो गया। आर क्या है? आर की वैल्यू है एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ पे ये भी लिख लेना, आर को हम निकालेंगे, ये दिया नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन में हमें ये निकालना पड़ेगा। आर की जो वैल्यू है दैट इज एम वी अपॉन। सो नेक्स्ट हेडिंग इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन current carrying wire in magnetic field। तो देखिए, कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर रखा है जिसकी लेंथ है L। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर करंट कैरी हो रहा है, मान लीजिए ऊपर की तरफ करंट। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वी नो कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसी वायर में वो नीचे की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से? वी वेलोसिटी से। ओके, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं वायर को अलग कर लेता हूँ, ये हमारा वायर है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है जो ये वी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। इसको इलेक्ट्रॉन को अलग कर लेता हूँ, ये वी वेलोसिटी से नीचे, और अंदर हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मूविंग चार्जेस अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हैं तो उन पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। डायरेक्शन क्या होगी आप निकालने की कोशिश करिए। डायरेक्शन अगर आप क्यू वी क्रॉस बी करके डायरेक्शन निकालेंगे तो मतलब वी की डायरेक्शन में अगर फिंगर्स को स्ट्रेच करके उंगलियों को कर्ल करने की कोशिश करेंगे तो थंब इधर पॉइंट हो रहा होगा, आप ये देख पा रहे होंगे अपने सामने। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे डायरेक्शन जो आपका निकल के आ रहा है उसका आप ऑपोजिट कर दीजिए, तो डायरेक्शन किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकाल दिया। अब हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स का, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा होता है ना, ये होता है। अब यहाँ पे साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि v और b के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्यू वी बी लगा देंगे। तो अब इसमें टोटल चार्ज कितना हुआ इस पूरे वायर के अंदर? यहाँ पे इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग बोल देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो n मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो n इंटू वॉल्यूम इस वायर का कितना हो जाएगा? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को a बोल देते हैं, और ये लेंथ हमारी क्या है? l है, तो n a इंटू एल, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो ये हो गया टोटल चार्ज। ठीक है, v क्या है? वी डी इंटू बी, तो हमारे पास क्या आ गया? एन ए ई वी डी इंटू एन ए ई वी डी इंटू एल इंटू बी। अब ये देखिए ये क्या होता है? ये करंट का फॉर्मूला ये आपने पढ़ा होगा, आई इज इक्वल्स टू एन ए ई वी डी, तो आई एल बी, ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स किस पर? इस वायर पर। तो अब आपको क्या समझ में आया? ये अगर एक वायर है और ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर ये रखा है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? आई एल बी, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इधर मैग्नेटिक फोर्स की। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या कर दें कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखते हैं वापस से, और हमारा जो करंट कैरिंग वायर है उसमें हम करंट थोड़ा ऊपर की जगह नीचे कर देते हैं, तो चेंज क्या होगा? यहाँ पे इस वायर पर इधर एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा। अगर करंट ऊपर जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स इस दिशा में लगेगा, हम मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मान रहे हैं, और करंट नीचे जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स इस दिशा में लगेगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, ठीक है, मतलब बाहर की तरफ कर दिया जाए, तो फिर अगर करंट ऊपर जाएगा तो इधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और सिमिलरली अगर करंट नीचे जाएगा तो इधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा।
तो इन सारी चीज़ों को भी आप याद रखिएगा, डायरेक्शन वाइज की डायरेक्शन क्या क्या होंगी उस केस में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए अभी तक जो केस था उसमें हमने वायर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है। तो अगर यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देता हूँ, इफ वायर इज कैप्ड perpendicular to magnetic field, then magnetic force on wire will be ILB, ठीक है। फिर हम आगे बात कर लेते हैं, if wire is capped at an angle theta to magnetic field, then magnetic force on wire will be, क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है, और हमने वायर को अपने ऐसे रख दिया थीटा एंगल पर, आई करंट कैरी कर। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये एल लेंथ का वायर जो है इसका मैं आपकी दो कंपोनेंट कर सकता हूँ। एक तो ये वाला कंपोनेंट कर सकता हूँ विच इज एल कॉस थीटा, और एक ये वाला कंपोनेंट कर सकता हूँ विच इज एल साइन थीटा, ठीक है। अभी देखिए एल साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है ना वो बी के परपेंडिकुलर है। एल साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो बी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मेरे लिए फोर्स होगा जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, वो मैं ऐसे सोचूंगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है ये, और मेरे पास जो वायर है ना वो ऐसे कुछ है, और इसकी लेंथ कितनी है एल साइन थीटा। तो मेरे लिए मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा। अब इस केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और वायर क्या है परपेंडिकुलर है, तो मेरे लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा उस केस में, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वायर के बीच में थीटा एंगल बन रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स वायर पर जो होगा होगा आई एल बी साइन थीटा, ओके। अच्छा एक और चीज, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड और वायर एकदम पैरेलल है, इफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वायर बोथ आर पैरेलल, देन उस केस में मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा जीरो, देन मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। मतलब अगर मान लीजिए बी वेक्टर ऐसे है और हमने वायर भी ऐसे ही रख दिया आई करंट कैरी कर, इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा जीरो, ठीक है। चलिए अभी तक जो हमने मैग्नेटिक फोर्स का जो एक्सप्रेशन स्केलर फॉर्मेट में लिखा था आई एल बी, या मैग्नेटिक फोर्स हमने लिखा था आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन हमने लिखे हैं। अब इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहें मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन, तो हमारे लिए हो जाएगा आई एल क्रॉस बी, इस चीज को याद रखिएगा आप, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी गिवन बाई, कैसे निकाल लोगे आप, जैसे आप डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी निकालते थे, 11th का नोट्स रिवाइज करिएगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकाल, मैंने इसमें भी बताया खूब सारा, मैं वापस से बता रहा हूँ। जैसे आपको क्या करना है, मान लीजिए वेक्टर ए रहा और वेक्टर बी रहा, तो आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड जो है ना ए क्रॉस बी का अगर मान लो डायरेक्शन निकालना है, तो आपको राइट हैंड जो है ना ए की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, ए की तरफ अपना राइट हैंड बढ़ा दीजिए, जैसे प्रतिज्ञा लेते हैं वैसे करके, ठीक है। और अब फिर उसके बाद क्या करना है, अपने हाथ को कुछ नहीं करना है, अपना ये जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, अपनी जो उंगलियां है ना उंगलियां वाला पार्ट उसको ही घुमाना है खाली बी की तरफ, और फिर कर्ल कर देना है, और थंब जो है वो बी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया, ओके। रैंडमली शेप्ड वायर हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, क्योंकि अभी तक हमने स्ट्रेट वायर पर मैग्नेटिक फोर्स निकाला है। मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई वायर है, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा अच्छा ले लेते हैं,
ऐसे चलिए, ये वायर है आपके पास, ये ए है, ये बी पार्ट है, ठीक है, और इसके अंदर आई करंट कैरी हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पर फोर्स चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ए और बी को ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा एल वेक्टर। और बस मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए फिर से वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आई एल क्रॉस बी, सिंपल। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, आई एल बी। तो आपको बस क्या करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को कनेक्ट कर देना है और वहां से आपको एल वेक्टर मिल जाएगा और फिर आप फॉर्मूला लगा दीजिए आई एल बी। कैसे शेप का वायर है आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे शेप का वायर है तो आपको क्या कर देना है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कनेक्ट कर देना है, ये आपको एल वेक्टर मिल गया। और फिर आप फॉर्मूला लगा देंगे मैग्नेटिक फोर्स का, आई एल क्रॉस बी, सिंपल, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ है और ये वायर प्लेन में है तो फिर तो ये सिंपली। सो अब हम लोग कवर करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन वन वायर, इसको वायर ही रखते हैं, ऑन वन वायर ड्यू टू अनदर वायर। अच्छा, ये दोनों वायर कैसे हैं, ये दोनों वायर हैं करंट कैरिंग वायर, ठीक है, और पैरेलल वायर है, ठीक है। एक किस और है, एक किस और है, दे आर पैरेलल वायर, दे आर पैरेलल, ठीक है, ये केस है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो लॉन्ग वायर है, हम लोग दो लॉन्ग वायर ले लेते हैं, एक में आई वन करंट है, ये हमारे पास एक वायर, और ये हमारे पास दूसरा वायर, एक में आई वन करंट जा रहा है और एक में आई टू करंट जा रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो डी है, ठीक। इसको मैं वायर वन बोल देता हूँ और इसको मैं वायर टू बोल देता हूँ, ठीक है। मेरे को एक्चुअली क्या करना है, वायर टू की वजह से वायर वन पर फोर्स कैलकुलेट करना है। वो कैसे, देखो एक्चुअली वायर वन में करंट जा रहा है आई वन और वायर टू में करंट जा रहा है, इसकी वजह से, वायर टू की वजह से वायर वन के सराउंडिंग में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। किधर आएगा वो, आप डायरेक्शन निकाल के देखो तो ऊपर आ जाएगा ऐसे करके, मैंने तो रटाया भी है डायरेक्शन, याद करो, ठीक है। तो अब हम लोग सिर्फ वायर वन की पिक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये वायर वन है, इसके सराउंडिंग में कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड जो मैं बना रहा हूँ ये किसकी वजह से है, वायर टू की वजह से है, ठीक है, इतना आ गया, सिंपल, ओके। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, किसकी वजह से, वायर टू की वजह से कैलकुलेट करना है। तो वो तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई विच इज आई टू, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका वैल्यू कितना है, म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई डी, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ओके। और आई वन करंट इसमें जा रहा है। अब हम लोग निकालेंगे फोर्स। तो सबसे पहले फोर्स का डायरेक्शन निकाल लेते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप लोग, आई एल क्रॉस बी, मैंने ये बताया था आपको। तो एक्चुअली में लेंथ वेक्टर किधर मारूंगे, जिधर करंट होगा। तो ये जो एल वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन होगी। तो सबसे पहले आप क्या करो, अपना जो राइट हैंड है उसकी फिंगर्स को स्ट्रेच करो, किधर, करंट की दिशा में, मतलब सामने, है ना, इस दिशा में अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करो। अब उसके बाद क्या करना है, अपने पाम को किस तरफ कर देना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर। तो अब जो छत दिख रही होगी तुम्हें उधर अपने हाथ को स्ट्रेच करो आगे, और उसके बाद अपने पाम को, जो आपकी हथेली है उसको ऊपर की दिशा में कर दो, और उसके बाद अपनी उंगलियों को, हाथ को मोड़ो, थंब किधर पॉइंट कर रहा होगा, थंब इधर पॉइंट कर रहा होगा, इधर, ये मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई एल बी, सिंपल। तो इसमें कितना करंट जा रहा है इस वायर में, आई वन इंटू इसकी लेंथ कितनी हमने मानी है,
इसकी लेंथ बोल देते हैं, ये L1 लेंथ है और इसकी L2 लेंथ है, ठीक है। आई L1 इंटू बी का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट आई टू अपॉन 2πd। तो यहाँ से ये मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। तो एफ एम की वैल्यू एक बार और लिख लेते हैं, म्यू नॉट I1 I2 L1 अपॉन 2πd। ये जो एफ एम है ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2, ठीक है। अगर मैं यहीं पे मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालूं तो मुझे जो एक्सप्रेशन मिलेगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसी में एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ। एक्सरसाइज ये है, मैंने वायर 2 की वजह से वायर 1 पर फोर्स निकाला है, आपको सिमिलरली वायर 1 की वजह से वायर 2 पर फोर्स निकालना है। मैं आंसर बता दे रहा हूँ क्या आएगा। जब आप निकालोगे तो यहाँ पे L1 की जगह, ये जो L1 है ना, इसकी जगह बस L2 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो मैं फाइनली देखिए क्या एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। ये एक वायर है जिसमें I1 करंट जा रहा है, ठीक है, और ये एक वायर है जिसमें I2 करंट जा रहा है, ठीक है। दोनों d डिस्टेंस पर है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। इसको हम Fm1 और इसको Fm2 बोल देते हैं। मतलब फर्स्ट वायर पर फोर्स Fm1 और सेकेंड वायर पर फोर्स Fm2। तो Fm1 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd इंटू L1, और Fm2 की मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेकेंड वायर वो आएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd इंटू L2। ये आ जाएंगे दोनों एक्सप्रेशन। और अगर मेरे को क्या चाहिए, Fm1 अपॉन L1 मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए मान लो मेरे को, तो वो तो दोनों वायर के लिए कितना हो जाएगा, जब तुम L1 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, यही बचेगा, और जब इसको L2 से डिवाइड करोगे तो यही बचेगा। तो दोनों केस में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, ठीक है। और अच्छा ये वाला जो फोर्स है ये कैसे नेचर का है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। समझे, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स हो गया। अगर मान लीजिए मैं ये काम कर दूं, एक में वायर में करंट ऊपर और एक वायर में करंट नीचे कर दूं, सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे रिपल्सिव नेचर का मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा। रिपल्सिव नेचर का यहाँ पर कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव नेचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, रिपल्सिव नेचर का मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर एग्जर्ट होगा। बाकी सारी कुछ चीजें सेम रहेंगी, बाकी कुछ भी चीजें नहीं बदलने वाली यहाँ पर, ठीक है। तो ये केस अच्छे से आप याद रखिएगा। Hello everyone, this is fourth lecture on magnetic force, and in this lecture we will talk about a magnetic force on the closed loop and something about the torque. तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को एक हेडिंग के साथ, एंड दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्लोज्ड लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास अब कोई क्लोज लूप होगा और उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा वो देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे चलिए हम बना लेते हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लिया और इसके अंदर हमने एक क्लोज लूप रख दिया। ये हमारा क्लोज लूप है ABCD, ठीक है। अब इसके अंदर करंट भी कैरी हो रहा है, ऐसा नहीं करंट नहीं कैरी हो रहा है। करंट नहीं कैरी होगा तो फोर्स जीरो ही लगेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके एक एक आर्म पर फोर्स निकालते हैं। मतलब पहले हम AB आर्म पर फोर्स निकालते हैं, फोर्स ऑन AB। तो AB पर हम लोग फोर्स निकालेंगे सबसे पहले। तो AB पर आप करंट देखिए और मैग्नेटिक फील्ड देखिए। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पैरेलल है। तो आपको याद होगा
कि फॉर्मूला जो लगता है वो क्या लगता है, आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। तो आई बी एल साइन थीटा यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम फोर्स निकालें बी सी एंड पर, तो बी सी एंड पर यहाँ पर देखिए करंट इस तरीके से है, ठीक है। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, बी आई एल, ठीक है। आ गया समझ में? तो बी आई एल, सिंपली बी आई एल। डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन निकाल के बताओ। देखो हाथ को अपने करंट की दिशा में स्ट्रेच करो, राइट हैंड को, और उसके बाद जो पाम है ना उसको मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में मोड़ लो। किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है, बाहर की तरफ। इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं। अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन सी डी। सिमिलरली सी डी में फोर्स कितना हो जाएगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इसलिए सी डी में फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब ऐसे हम निकालेंगे फोर्स ऑन ए डी। तो ए डी एंड पर फोर्स निकालेंगे तो ए डी एंड पर भी कितना आ जाएगा, सिमिलरली बी आई एल आ जाएगा। डायरेक्शन निकाल के देखो, राइट हैंड की फिंगर्स जो है उनको करंट की दिशा में स्ट्रेच करो, और उसके बाद जो पाम है उसको मोड़ लो बी की दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, और उंगलियों को कर्ल करके थंब की डायरेक्शन देखो, नीचे की तरफ आ रही होगी, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ आ रही होगी। तो अगर टोटल फोर्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल फोर्स जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आ गया, क्योंकि ये बी आई एल बाहर है और ये बी आई एल अंदर है, तो जोड़ेगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने वाली बात है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स ऑन एनी क्लोज लूप, ऑन एनी क्लोज लूप, कोई भी क्लोज लूप, ठीक है, ऑफ एनी शेप, कैसे भी शेप का हो, बस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, इस चीज को याद रखना। मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। तो यहाँ पे इस चीज को आप याद रखेंगे, चाहे कैसा भी लूप हो फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या टॉर्क जीरो हो सकता है, अब तो टॉर्क भी देखेंगे, ठीक है। टॉर्क जीरो हो सकता है, टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो, टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो। तो इस चीज को याद रखेंगे, टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फोर्स तो पक्का जीरो होगा, ठीक है। फोर्स तो पक्का जीरो होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम उसके पीछे बातें करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा देते हैं, टॉर्क। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टॉर्क ऑन क्लोज लूप, ठीक है, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में सेम हमने मैग्नेटिक फील्ड बना लिया इस तरीके से, और इसके अंदर एक लूप को ले आए, ए बी सी डी, ये कर लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे करंट पास करा दिया एक, इस तरीके से, ठीक है। चलो ए बी पर तो फोर्स जीरो है, तो ए बी पर टॉर्क भी जीरो होगा, टॉर्क ए बी पर कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि फोर्स ही जीरो है, ठीक है। अब BC पर अगर मैं बात करूं तो BC पर फोर्स तो लग रहा है, BC पर फोर्स की डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड है ना। BC एंड पर फोर्स किधर लग रहा है, ऐसे बाहर की तरफ लग रहा है, और फोर्स का वैल्यू कितना है, BIL, ठीक है। अब हमें टॉर्क निकालना है, यू नो टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस F, याद है ये बात आपको। अब देखिए ध्यान से, इतना याद भी नहीं रखना है, वो ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको, हमें तो लूप पर देखना है ना। एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, इसको और सिंपली रखते हैं। देखो ध्यान से, ऐसे समझो तुम लोग, ये लूप है, ऐसे करंट जा रहा है, इस पर ऐसे ना बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, और इस पर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। तुमको नहीं लग रहा है ये कपल क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये कपल क्रिएट हो रहा है, कपल। ये देखो कपल क्या होता था, यहाँ पे अगर F फोर्स लगता था, यहाँ पे F फोर्स लगता था,
तो टोटल टॉर्क कितना होता था, एफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, एफ इंटू डी, ये होता था। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो लूप है ना, इस पे तो किधर लग रहा है फोर्स, इस पे फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ, और इस पे फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे नहीं कपल क्रिएट हो गए, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, लेट इट बी एल, मतलब इस इन दोनों आर्म के बीच की डिस्टेंस जो है उसको हम लोग एल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एल एज्यूम कर लेते हैं उसको। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ पे तो ये छोड़ ही दो, ये तो कपल क्रिएट हो गया। बाकी दो एंड पे, इस पे तो फोर्स भी नहीं लग रहे, इस पे फोर्स भी नहीं लग रहे, है ना, इस पे फोर्स लग रहा है, एक पे बाहर की तरफ लग रहा है और एक पे अंदर की तरफ लग रहा है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को एल एज्यूम कर ले रहे हैं। तो बताओ कितना टॉर्क हो गया। तो यहाँ पे टॉर्क कितना हो गया ऑन लूप, लूप पर टॉर्क कितना हो गया, एफ इंटू एल, एफ एल, ठीक है। तो ये एफ इंटू एल जो है, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी आई एल, एक सेकेंड यार, एल तो हमने इसकी लेंथ मान ली है ना, इसको हम लोग बी ब्रेथ मान लेते हैं ना, ये बी, बी डिस्टेंस बोल देते हैं, इसको बी बोल दो। तो ये कितना हो जाएगा, एफ इंटू बी, स्मॉल बी है, ठीक है। तो एल इंटू बी। अच्छा, एक और चीज ध्यान दो, ये एल इंटू बी क्या हो जाएगा, इस लूप का एरिया हो जाएगा ना, ये जो लूप है इसका एरिया हो जाएगा एल। तो यही कितना आ गया, ये टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, बी आई ए, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से अब एक फिगर मैं बना रहा हूँ, ये एक हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस पे हमने एक लूप रख दिया, ABCD करंट कैरिंग लूप है, इस तरीके से करंट कैरी कर रहा है। तो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड करंट इनटू एरिया, ठीक है। अच्छा, ये फॉर सिंगल टर्न है ना, सिंगल टर्न है। मान लो ये जो हमने लूप बनाया एक टर्न से बनाया, और एन टर्न से बनाया तो कितना हो जाएगा, बिना, ठीक है, बिना, मतलब एन से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर एन टर्न्स। अगर लूप में एन टर्न है तो वहां पर टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिना, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे, बहुत सिंपल सा ये पार्ट मैंने बताया आपको, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट जो है। देख लीजिए एक बार वापस से गौर करिए, क्योंकि ये पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे से। ऐसे लूप के लिए स्पेशली। ठीक है, चलिए एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं, उसके बाद एक बात और करेंगे टॉर्क में, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप, ऑफ लूप, किसी लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इसको हम लोग एक्चुअली में एम वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब वो हम एम वेक्टर पढ़ना चाहते हैं किसी भी मैग्नेटिक, सॉरी किसी भी करंट कैरिंग लूप का। मान लीजिए हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, ये आई करंट कैरी कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए हमें करना क्या होता है, यहाँ पर एक तो करंट ले लेंगे, एक नंबर ऑफ टर्न्स ले लेंगे, और इसका एक एरिया वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। तो बहुत सिंपल है ये मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब ये एरिया वेक्टर देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, एरिया वेक्टर मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप, प्लेन ऑफ लूप के परपेंडिकुलर होता है। और आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालनी है वो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप करंट की दिशा में अपनी उंगलियों को कर्ल करके थंब देखेंगे, तो थंब किधर आ रहा है, अंदर की तरफ, तो हम लोग एरिया वेक्टर किधर मान लेंगे, अंदर की तरफ, ठीक है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो वैसे क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, लेकिन हम क्या मान लेंगे, अंदर की तरफ यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। अब जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ही दे देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा एक लूप है जिसमें आई करंट कैरी हो रहा है, और ये मान लीजिए है 10 सेंटीमीटर, और ये हमारा 20 सेंटीमीटर, और आई की जो वैल्यू है वो 2 एम्पियर है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने, नंबर ऑफ टर्न्स 5 है, मतलब 5 टर्न से ये लूप बना है।
आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बस सिंपल m वेक्टर इज इक्वल्स टू आई एन ए लगाना है, सिंपल I2 नंबर ऑफ टर्न्स 5 इंटू एरिया, एरिया का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना इस वजह से, तो ये कितना आ गया 10 इंटू ये 200 इंटू 10 की पावर -4, तो ये 3 जीरो यहाँ से हो गए, तो ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एम वेक्टर आ गया। डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन ऑब्वियसली अंदर की तरफ है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। और कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, यूजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन से हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा एम वेक्टर का डायरेक्शन आ गया, ओके। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए मान लीजिए हम थोड़ा टॉर्क की बातें और कर लेते हैं, यहाँ पे एक दो बातें और कर लेते हैं। जैसे हमने अभी लिया था ना मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ले लिया और यहाँ पे एक लूप बना लिया अपना ABCD, और इस तरीके से इसमें करंट कैरी हो रहा है, ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालूं तो किधर होगी, अंदर की तरफ होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो अब मुझे टॉर्क का एक जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला आपको चाहिए किसी भी लूप में टॉर्क अगर निकालना है, जनरल फॉर्मूला चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा और उसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस कर देना होगा। ये जनरल फॉर्मूला होगा, किसी भी कैसा भी लूप हो, आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकालिए और मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर टाउ का मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो कितना हो जाएगा, एम बी साइन थीटा, ठीक है। ये एम की डायरेक्शन किधर होती है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो ये तरीका हो गया। अब जैसे मान लीजिए लूप ये रहा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है कुछ, ठीक है, और वो एरिया वेक्टर से कुछ मान लीजिए कितना एंगल बना रहा है, एक सेकेंड, इसको ये हटा दो। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है और ये इससे थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे टाउ का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम बी साइन थीटा, एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई एन ए टाउ, मतलब टाउ कितना हो जाएगा बिना साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो देखो टाउ के क्या क्या फॉर्मूले हो गए, सिंपल, अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे सिंपली लूप है और करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे टाउ कितना हो जाएगा, यहाँ पे बिना हो जाएगा, सिंपल, ऐसा पहला केस हो गया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि लूप हमारा ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे और थीटा एंगल बनना है, तो यहाँ पे टाउ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिना साइन थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला। तो टॉर्क के हमारे दो फॉर्मूले आ गए, एक तो बिना आ गया, एक बिना साइन थीटा आ गया। बात समझ में आई? तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है इसमें टॉर्क निकालने के लिए, ठीक। सो नेक्स्ट हेडिंग इज इंटरेक्शन एनर्जी of current carrying loop in magnetic field। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इंटरेक्शन एनर्जी की बात करेंगे। एक मान लीजिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस तरीके से, और मान लीजिए ऐसे कुछ लूप रखा है, ठीक, ये कुछ एरिया वेक्टर ऐसे है इसका और ये थीटा एंगल बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में थीटा एंगल बन रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन एनर्जी होगा ना, उसका मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। इंटरेक्शन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो आप, है ना। इंटरेक्शन एनर्जी होगा माइनस एम डॉट बी। सिंपल, आपको क्या याद रखना है, टॉर्क निकालना है तो एम क्रॉस बी, और इंटरेक्शन एनर्जी निकालना है तो माइनस एम डॉट बी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एम कितना हो जाएगा, बिना, मतलब सॉरी आई एन ए, और ये बी साइन थीटा, मतलब माइनस बिना साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा होगा ना, डॉट प्रोडक्ट है, कॉस थीटा, तो माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बिना कॉस थीटा। ठीक है, तो इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, माइनस एम बी कॉस थीटा। ये इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, और थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक मूवमेंट का जो वेक्टर, मतलब डायरेक्शन होगा, वो तो सेम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो तरीके की बातें और हो गई। एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। याद रखेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जब स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी या जो हम इंटरेक्शन एनर्जी बोल रहे हैं इज मिनिमम। ठीक है, और वो मिनिमम कितना होगा, माइनस एम बी। ठीक है, और ये माइनस एम बी कब आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पर, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 0 कब आएगा, व्हेन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। तो इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो कब स्टेबल इक्विलिब्रियम किसके, लूप के स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके। तो एक्चुअली में जिधर मैग्नेटिक फील्ड है ना, जैसे मान लो इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे करके, और हमने एक लूप लगा दिया कुछ ऐसे, ठीक है, उसका एरिया रखना है ऐसे। तो ये जो लूप है ना, ये टर्न करना चाहेगा, ये घूमना चाहेगा, और ये अपने एरिया वेक्टर को कहाँ पर रखना चाहेगा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर रखना चाहेगा। इस चीज को हमेशा याद रखना, ऑलवेज एरिया वेक्टर वांट्स टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा लूप क्या चाहेगा कि उसका एरिया वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहे हमेशा, तो उसी हिसाब से वो अपने आप को टर्न करना चाहेगा। तो ये पोजीशन होगी हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम की, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पर। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा, तो उसकी भी बात अब यहाँ पर कर लेते हैं। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ लूप, ये कब हमें मिलने वाला है, जब थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, या हम बोल दें इंटरेक्शन एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। ठीक है, और वो कितनी हो जाएगी, माइनस एम बी कॉस थीटा होता है ना, तो मैक्सिमम कब होगी, अधिक से अधिक कब होगी, जब ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 180, तो 180 होगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एम बी हो जाएगी थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी थीटा 180 होगा, ठीक है, मतलब थीटा 180 होगा, तो उस केस में क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसे करके।